निकलना और ब्लड की शरीर में कमी हो जाएगी जब यहाँ पे आम बनेगा, अच्छी क्वालिटी का रक्त नहीं बनेगा। तो जब अच्छी क्वालिटी का रक्त नहीं है तो पीलिया रोग भी हो सकता है, पीलिया कामला जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं। और ये मंदाग्नि भी कर देगा जब यहाँ रक्त धातु की अग्नि अच्छी नहीं होगी, आम बनेगा तो ये पेट वाली जठराग्नि को भी मंद कर देगा। तो इन लक्षणों से हम पहचानेंगे कि हमारी रक्त धातु है उसकी अग्नि अच्छी नहीं है। फिर ये तो सारे ऑर्गन पे इफेक्ट डालेगा, फेफड़े हैं, हृदय है। हाँ, हृदय क्योंकि हृदय के पास ही जाता है ना, तो वहीं से सप्लाई होता है। अब इसमें देखो मेन क्या है, यही आयुर्वेद की खासियत है। जब हम पढ़ेंगे जो हमारा, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जो गुर्दा है, किडनी है, ये हमारे ब्लड से और मेद धातु से बना है, ब्लड और मेद धातु से। यानी अगर किडनी फेलियर हो रहा है, किसी व्यक्ति का किडनी फेलियर है, तो आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी? जिन धातुओं से वो बना है, जैसे रक्त और मेद से, तो यहाँ पे हम उसको रक्त पाचक और मेद पाचक देंगे। यानी जिससे उसकी निर्मित हो रही है, जिससे वो बन रहा है। तो पहले हम बाहर से अगर ऊपर से कोई भी दवाई दे रहे हैं, आमतौर पे किडनी के लिए क्या दिया जाता है, गोखरू काढ़ा दिया जाता है, या फिर गोक्षुरादि गुग्गुल दी जाती है, चंद्र प्रभावटी दी जाती है, या पुनर्नवासव दिया जाता है। ये सब जितने भी आसव और अरिष्ट दिए जाते हैं, तो वो उतना काम नहीं करेंगे जितना यहाँ पे मेद पाचक और रक्त पाचक करेगा, क्योंकि इनसे किडनी बनी है। तो जब रक्त पाचक और मेद पाचक देंगे तो वो यहाँ पे पूरी किडनी की ही शुद्धि कर देंगे। और एक विशेषता और आप इसमें देखेंगे, जैसे ये क्या है, ये सभी कसाई है। यानी जो कसाई रस है वो शुद्धि का काम करता है, वो टॉक्सिन को बाहर, विष को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये कसाई होने के कारण जब मेद और रक्त पाचक यहाँ पे किडनी के लिए दिया जाएगा, तो वो इससे ही किडनी बनती है, तो ये किडनी को ही शुद्ध कर देंगे। क्योंकि सप्लाई किडनी को, अब कोई भी अंग बना है और उसको मेंटेन रखना है, इस अंग के बनने में और मेंटेन रखने में जो कार्य कर रहा है वो रक्त और मेद कर रहा है। तो जिससे किडनी बन रही है और मेंटेन हो रही है, जब वो हम देंगे तो यहाँ पे फिर किडनी, बाद में जो औषधियां ऊपर से दी जाएगी जिनका हमने डिस्कस किया, जैसे गोक्षुरादि गुग्गुल है, या गोखरू काढ़ा या पुनर्नवा है, फिर उनका प्रभाव बढ़ जाएगा इन औषधियों के साथ, क्योंकि इनसे इसकी निर्मित हो रही है। तो स्वस्थ आदमी भी ले सकता है? हाँ, स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। स्वस्थ व्यक्ति इनको क्यों ले सकता है? क्योंकि हम जो अपने स्वास्थ्य का आधार देखते हैं, जैसे जिस व्यक्ति की यहाँ पे जठराग्नि अच्छी है, अच्छे से भूख लग रहा है, अच्छे से पेट साफ हो रहा है, जिसकी जठराग्नि अच्छी है और जिसके वात पित्त कफ बैलेंस में है, और फिर उसने अपनी सातों धातुओं को भी समता में रखना है। जब हम अपनी सातों धातुओं को समता में रखेंगे, वात पित्त कफ को समता में रखेंगे, जठराग्नि का बल अच्छा है, हमारे जो मल है उनकी स्थिति अच्छी है, तो व्यक्ति कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। यानी समय के साथ हर चीज में विघटन होता है। उम्र बढ़ने के साथ हर अंग की जो आयु है वो जब घिसता है, वो काम में आता है, तो उसकी आयु कम होती है, उसका विघटन होता है। तो उसको प्रॉपर बनाए रखने के लिए, अब जैसे हमने ये किडनी का एग्जाम्पल ले लिया है, इसी तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने हृदय का। जो अपना हृदय है वो बना है जी रक्त से। हृदय इसलिए हृदय हमारा अकेला बना रक्त से है जी, ठीक है। तो इसके लिए हमने रक्त और मांस होगा, एक मिनट, मांस से बनता है ये अकेला रक्त से बनता है जी, रक्त और रस से बनता है जी, रक्त और रस से। अब जैसे हम अलग अलग ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, रक्त और कफ से बनता है। हृदय है जो अपना रक्त और कफ से बनता है। जो हमारा फेफड़े है वो अकेले रक्त से बनते हैं, ठीक है। यानी इनका आधार रक्त है, बाद में इसमें जो मांस वगैरह ये चीजें आती है। तो अब अपना हृदय है, ये बना है हमारा रस और रक्त से। अब जिस से बना है, या किडनी बनी है रक्त और मेद से। अब सप्लाई इस ऑर्गन को मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं, इस ऑर्गन को मेंटेन रखने का काम कर रहा है रस और रक्त और मेद, इसको रस और रक्त। तो इसको अच्छा रखना है तो हमने रस पाचक और रक्त पाचक का इस्तेमाल करना है। किडनी को अच्छा रखना है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, तो उसने रक्त और मेद पाचक का इस्तेमाल करना है।
तो आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, रोगी व्यक्ति को ठीक करना। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये जो हम पढ़ रहे हैं, रस पाचक है, रक्त पाचक है, मांस पाचक, मेद, अस्थि मज्जा, तो ये पाचक स्वस्थ व्यक्ति ने क्यों लेने हैं? क्योंकि समय के साथ ऑर्गन का विघटन होता है, उम्र बढ़ने के साथ, समय के साथ, और इनको बनाए रखने के लिए इनके जो पाचक हैं वो इनको इस्तेमाल कराएंगे ताकि उनके जो अंग हैं उनको प्रॉपर सप्लाई मिलती रहे और वो स्वस्थ रहे। तो तीसरी धातु के बारे में हम पढ़ते हैं, मांस धातु। जब हमारे शरीर में मांस धातु की अग्नि कमजोर होगी, वहां पे मांस धातु का आम बनेगा, तो वो शरीर में क्या काम करेगा? वो शरीर में बहुत से रोगी हम ऐसे देखते हैं कि पूरे शरीर में गांठें होती है, उनको मांस की गांठें, यानी वो गांठें पैदा कर देगा मांस की, और आगे चल के वो अर्बुद यानी कैंसर का भी रूप ले सकती है गांठें। उन गांठों में बनने के साथ ही अगर पेन है या जैसे ही बाद में पेन होगा तो वो कैंसर का रूप ले सकती है। जब तक उनमें दर्द नहीं है तो वो कैंसर का रूप नहीं लेगी। तो यहाँ पे गांठें बनेगी, पूरे शरीर में गांठें बन सकती है। यहाँ पे गले में जैसे घेंगा होता है उस टाइप की गांठ बन सकती है। और जैसे मांस से क्या होता है, तिल बनेंगे बहुत ज्यादा चेहरे पे बहुत ज्यादा मस्से बन सकते हैं। और गुदा द्वार में मांस धातु की वृद्धि से मस्से बन सकते हैं, जिनको बवासीर हो जाता है उनको जैसे मस्से बनते हैं। तो मांस धातु से ये सब समस्याएं होगी जब मांस धातु की अग्नि की विकृति होगी। तो मांस धातु को की अग्नि की विकृति में हमने पढ़ लिया है कि पूरे शरीर में गांठें हो सकती है, उसके बाद वो कैंसर रूप में भी बदल सकती है, शरीर पे मस्से है या तिल है, ये सब मांस धातु की विकृति से होता है। अब मांस धातु की जब अग्नि अच्छी नहीं है, वहां पे आम बन रहा है, तो उससे ये सब होगा। अब मांस धातु की अग्नि को अच्छा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी निम्बादी कसाई। इसको मांस पाचक आयुर्वेद में बोलते हैं। अब इस मांस पाचक के अंदर क्या क्या डला है वो आप सभी को बताते हैं। जो मांस पाचक है इसके अंदर 6 द्रव्य डले हैं। इसके अंदर नीम डला है, पटोल डला है यानी परवल, त्रिफला इसके अंदर डला है, मुस्ता यानी नागरमोथा इसके अंदर डला है, मुनक्का यानी किशमिश इसके अंदर डला है, और कुटज की छाल, ये इसके अंदर 6 द्रव्य इसके अंदर डले हैं। 6 द्रव्यों से ये कसाय बनाया गया है। इसको मांस पाचक यानी निम्बादी कसाय बोलते हैं। तो ये निम्बादी कसाय क्या काम करता है? ये मांस धातु की अग्नि को अच्छा करेगा। जब मांस धातु की अग्नि अच्छी होगी तो उसके बाद मांस धातु का आम हटेगा। मांस धातु की अग्नि को अच्छा करता है, आम को हटाता है, मांस धातुगत विकारों को हटाता है। तो जब ये लेंगे हम, हाँ 1 मिनट, और मांस धातु की प्रसाधन करता है यानी अच्छी क्वालिटी का बनाता है, उच्च गुणवत्ता का बनाता है। अब आप अपना सवाल रखें। तो जब तिल मस्से और ये सब बीमारियां होंगी, हाँ जी, तभी पता लगेगा ना हमें, तभी तो पता कि चलेगा हमें कि मांस धातु की वृद्धि हो रही है। हाँ, की वृद्धि हो रही है। हाँ जी, उससे पहले नहीं पता लगता। उससे पहले नहीं पता चलेगा। तो जब वृद्धि होगी तो ही हम मांस पाचक उसको दे सकते हैं। वैसे भी स्वस्थ व्यक्ति मांस पाचक तो ये ले जो सकता है। कसाई है हम ले रहे हैं, निमादी कसाई, तो ये सभी जो चीजें हम वायसिर है मान लो, हाँ जी, तिल मस्से है, गेंगा है, तो वो सबको ऑटोमेटिक हटा देगा। हाँ या फिर देखो उसको इसमें क्या है, स्टेबल करेगा हाँ, उन चीजों को। आपको एक चीज जैसे हमने क्या बताया कि भाई जैसे ये किडनी है, किडनी को हम ठीक करने के लिए, किडनी की शुद्धि के लिए बाहर से क्या लेते हैं? पुनर्नवादी कसाई लेते हैं, गोक्षुर आदि गुगुल लेते हैं, या गोखरू काढ़ा लेते हैं, या चंद्र प्रभा लेते हैं इसकी शुद्धि के लिए। लेकिन जब तक हम इसके बेस को ठीक नहीं करेंगे जिससे इसका निर्माण हो रहा है, तो तब तक ऊपर वाली जो दवाई है वो कम काम करेंगी। यानी जो मांस पाचक के अंदर जो द्रव्य डले हैं वो मांस धातु की बेस को ठीक करेंगे। जब तक बेस को ठीक करेंगे तो ऊपर से जो दवाइयां किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ले रही हैं तो वो ठीक नहीं होगी। तो मांस, मान लो किसी के शरीर में मांस धातु के कारण गांठें बन गई है। अब गांठों पे हम क्या करते हैं? स्नेहन स्वेदन करवाते हैं। स्नेहन से स्वेदन से गांठें एक से पिघलेगी, एक से वो चिकना होगी, दूसरे से पिघलने का काम करेगी। लेकिन जब तक मांस पाचक नहीं देंगे तो उससे उतना फायदा नहीं मिलेगा। मतलब समन वाली उसमें आती है ये, समन नहीं, ये वाला कसाई। ये बेस मांस धातु है जो इसका निर्माण ही इससे हो रहा है जी। हाँ जी, मांस की जो मांस धातु की अग्नि को अच्छा कर देंगे, यहाँ के आम को हटा देंगे, जो समस्याएं हैं उनको जो सप्लाई मिल रही है वो रुक जाएगी, तो वो सूखना शुरू हो जाएगी। फिर ऊपर से जो दवाई देंगे उससे हटा देंगे, निदान कर देंगे। हाँ जी, उसका बाद हाँ जी, शुद्धिकरण मतलब
हाँ, उसकी चिकित्सा करेंगे, निदान तो कारण होता है, तो उसकी तो ये चिकित्सा कसाई है, ये इसको मांस को बनाएगा। हाँ जी। जो हम कसाई देंगे। हाँ, ये जो कसाई देंगे वो इसकी अग्नि को अच्छा करेगा। हाँ। और यहाँ जो आम बना है उसको हटा देगा। आम बनने के कारण ये तो जैसे गांठे बनी हैं, हाँ। या मस्से बने हैं, या तिल बने हैं, तो उसका उपचार बाद में होगा उसका। हाँ, जब इसको देंगे तो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो रहेगा, चिकित्सा का जो पहला सिद्धांत होगा, वो पहला मांस पाचक से ही शुरुआत होगी जी। मांस पाचक के बिना कोई भी दवाई देंगे तो वो दवाई तो रखेगी जब तक दवाई देंगे, लेकिन वो क्योर नहीं होगा। क्योर होगा वो मांस पाचक देने से ही। इन्हीं से बन रहा है ना वो, क्योंकि निर्माण ही मांस का इनसे बन रहा है, और फिर मांस के अंदर समस्या है। तो ये हमारा मांस पाचक हो गए हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं हमारे शरीर में मेद पाचक। अब जब मेद धातु की अग्नि कमजोर होगी, यहाँ पे आम बनेगा। आम बनेगा तो शरीर में फिर मेद धातु बढ़ेगी। मेद धातु बढ़ेगी तो फिर मेद धातु शरीर में क्या क्या समस्याएं पैदा करेगी। एक सवाल है मेरा, जो मांस धातु में आम ज्यादा बन गया तो जो कहते हैं ना स्किन कैंसर हो गया, हाँ जी। तो वो भी इसी की हाँ, वजह से वो भी होता इसी है। की वजह से होता है। मांस की हाँ वजह जी, से। हाँ जी। तो इसमें मांस पाचक का क्या रोल रहेगा जी। जब तक हम स्किन के कैंसर को हटाने के लिए ऊपर से कोई भी मेडिसिन देंगे तो वो उसको केवल दबा के रखेगी कुछ टाइम के लिए, और जब हम मांस पाचक देंगे तो वहां से जिस आम बढ़ने के कारण कैंसर बढ़ रहा है तो वो सप्लाई ही बंद हो जाएगी। सप्लाई बंद हो जाएगी तो फिर वो समय के साथ सूखना शुरू हो जाएगा। यानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहेगा, मांस पाचक रहेगा वहां पे भी। इसके बाद कैंसर में जैसे क्या दवाइयां दी जा सकती है और चर्चा करती हैं। जैसे मांस पाचक, इसमें पहला द्रव्य रहेगा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, सबसे पहले मांस पाचक आएगा। मांस पाचक के साथ साथ कैंसर को हटाने के लिए आयुर्वेद में लेखनीय द्रव्य होती है जी। लेखनीय मतलब जो खुरच के बाहर निकालने का काम करे, उसमें आता है जैसे हीरा भस्म है, ताम्र भस्म है, या फिर गोमूत्र है। तो इस तरह के जो औषधियां हैं उनको या तो मांस पाचक के साथ कॉम्बिनेशन बना के देंगे, या फिर उनका अलग तरह से, जैसे गोमूत्र में कुछ द्रव्यों का क्वाथ डाल के फिर उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन डाला। तो इस तरह के लेखनीय जो द्रव्य है वो इनको हटाने का काम करते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद में जो मांस का ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरह से ब्लड का जो कैंसर होगा उसका ट्रीटमेंट होगा। तो अब जब हमारी मेद धातु की अग्नि कमजोर होगी, यहाँ पे आम बनेगा तो शरीर में क्या होगा, मेद धातु बढ़ेगा आम बनने के कारण। उसके लक्षण क्या है, जैसे उसके लक्षण हम अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं कि शरीर में जब मेद धातु बढ़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा परिश्रम करने पे भी सांस फूलने लगेगा। व्यक्ति शरीर से मोटा भारी होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको सीढ़ियों पे चलने के लिए बोलो तो वो थकान महसूस करेगा, सांस फूलने लगेगा उसको। यानी दिखने में तो आकर्षक है लेकिन अंदर से वो खोखला है शरीर उसका। और इस तरह के व्यक्ति को क्या होता है कि उनको भूख ज्यादा लगती है और वो ज्यादा खाते भी है, लेकिन संतुष्टि उनको नहीं मिलती है, थकान रहती है, मतलब थकान रहती है। हाँ, इसमें फिर जैसे स्तन है उनमें अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, वो लटक जाएंगे। जो कुल्ले हैं उनमें अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। तो ये लक्षण है शरीर में मेद धातु की वृद्धि के। हाँ जी, इनके जैसे कुछ लक्षणों को और हम पढ़ें। मेद धातु की विकृति से पीसीओडी होता है जी। मेद धातु ज्यादा बढ़ गया है, वो स्त्रोत अवरोध करेगा, तो उसके कारण से पीरियड अच्छे से नहीं आएगा, या रुक के आएगा, या कम आएगा। जो मोटे लोग हैं और उनको पीसीओडी आ रहा है तो वो मेद धातु की विकृति से है। और मेद धातु जब बिगड़ जाता है तो शुगर होता है जी। और मेद धातु जब बिगड़ जाता है तो उसी व्यक्ति को आगे चल के बीपी होगा। कफज जो बीपी हमने पिछली वीडियो में भी बातचीत करी है, यानी अवरोध होने के कारण बीपी उसको हुआ। कब्ज भी हो जाएगी उसको। हाँ, कब्ज भी हो सकती है। तो उनको शुगर होगा, बीपी होगा, उनको कोलेस्ट्रॉल भी होगा जी। क्योंकि जो हमारी मेद धातु है, मेद है जो अपने शरीर में, वो दो तरह की होती है, दो फॉर्म में होती है। एक बद बोलते हैं, एक अबद बोलते हैं। जो बद है वो शरीर में जमा हुआ होती है, और जो अबद है वो शरीर में चलता रहता है, रनिंग फॉर्म में होता है। तो जब रनिंग फॉर्म की रुकावट होगी, अवरोध होगी, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। यानी मेद धातु बढ़ने से शुगर हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, बीपी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। थोड़ा सा कार्य करने पे व्यक्ति को थकान होगी, और ये व्यक्ति बाहर से दिखने में आकर्षक लगते हैं लेकिन अंदर से शरीर खोखला होता है। तो ये मेद धातु बढ़ने के लक्षण हैं। तो जब मेद धातु में आम है तो इस आम को हटाने के लिए
हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेद पाचक का इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा मेद पाचक, इसको आयुर्वेद में किरातिक के नाम से बोलते हैं। अब मेद पाचक के अंदर क्या क्या जड़ी बूटियां डली है, इसके अंदर है जी चिरायता है, गिलोय है, लाल चंदन है और सौंठ है। 4 जड़ी बूटियां इसके अंदर होती है मेद पाचक के अंदर। अब मेद पाचक क्या काम करता है, मेद पाचक वही काम करता है कि मेद धातु की अग्नि को अच्छा करेगा, वहां के आम को हटाएगा, वहां के विकारों को हटाएगा और मेद धातु का प्रसादन करेगा, यानी उच्च गुणवत्ता का बनाएगा। तो आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा किस तरह से होती है, मान लो कोई एक मोटा व्यक्ति है, उसको पीसीओडी है, उसको शुगर है या उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यानी मेद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शरीर में भारीपन, लेकिन अंदर से खोखला है, थोड़ा सा चले उसको सांस चढ़ने लग जाए, तो इसकी जो चिकित्सा होगी, जैसे ऊपर से उसको मेदोपाचक दिया जाएगा पीने के लिए, इसके साथ साथ आरोग्यवर्धनी वटी दी जाएगी। आरोग्यवर्धनी का काम है सार कीट विभाजन को अच्छा करना, यानी जो मेद पाचक है इस धातु की अग्नि को अच्छा करेगा, और जो वो आरोग्यवर्धनी वटी दी जाएगी, यहाँ पे जो सार और किट बनेगा उसको अच्छा करेगा। और इसके अलावा इसमें मेदोहर गूगल दी जाएगी, यानी वो भी मेद को हटाने का काम करता है। और चंद्र प्रभा वटी दी जाएगी, वो मेद को हटाएगा भी और बल्य ताकत देने का भी काम करेगा। तो ये जो 4 औषधियां ऊपर से दी जाएगी तो ये मेद को घटाने का काम करेगी। इसके साथ साथ इस तरह के व्यक्तियों को बस्ती दी जाती है सहचर आदि तेल और सरसों के तेल से। तो इस तरह के व्यक्तियों को आयुर्वेद में जो बस्ती है वो भी 3 तरह की दी जाती है जी। जैसे वात वाले को इस तरह की बस्ती दी जाएगी जो ताकत देने का काम करे शरीर में, और कफ वालों को इस तरह की बस्ती दी जाएगी जो ताकत ना दे और मेद को घटाने का काम करे, उनके शरीर को स्लिम और ट्रिम बनाने का काम करे। तो इसमें जो बस्ती दी जाएगी वो कसाई रस की, जैसे सहचरादी तेल है और सरसों का तेल है, उसकी इसमें बस्ती दी जाएगी। यानी जो जड़ी बूटियां हैं उसकी ऊपर से हटाएगी मेद को और वो बाहर निकालने का काम करेगी। तो हमारी जो मेद धातु जब बिगड़ जाती है तो इसमें क्या होता है, मेद धातु बिगड़ जाती है तो इसका जो स्वेद है, पसीना है, वो भी क्या होगा, जब मेद ज्यादा बढ़ गया है तो उसमें भी स्रोत अवरोध होगा, यानी शरीर से पसीना निकलेगा ही। इसके बाद आती है बात हमारी अस्थि धातु की। जब अस्थि धातु में अस्थि और मज्जा, इन दोनों के लिए एक ही पाचक इस्तेमाल किया गया है। अस्थि और मज्जा, जब हमारी अस्थि धातु में आम बनता है या मज्जा धातु में आम बनता है तो वो क्या विकार पैदा करेगा। जैसे अस्थि धातु के बारे में अष्टांग हृदय के 11वें अध्याय में बताया गया है कि इसमें क्या होगा कि हड्डियों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कई लोगों को हम देखते हैं 5 की जगह 6 उंगलियां होती है, या कई लोगों को देखते हैं हम एक दांत के ऊपर दांत होता है। तो इस तरह के जो सिम्टम आते हैं वो अस्थि धातु की वृद्धि होने के कारण आते हैं, यानी अस्थि धातु में आम है और उसकी वृद्धि से इस तरह के सिम्टम आएंगे। और मज्जा धातु में क्या होगा, जब मज्जा धातु में आम बनेगा तो मज्जा धातु क्या काम कर रही है, मज्जा धातु में आम बनेगा तो मज्जा की जो मल है वो है हमारे नेत्र, यानी नेत्रों में भारीपन आ जाएगा। मज्जा धातु में अगर आम बनेगा तो नेत्रों में भारीपन आएगा। और हमारे जो केस है वो मज्जा धातु का उपधातु है, यानी मज्जा धातु में आम बनेगा तो जो केस है वो अच्छे नहीं होंगे। जैसे आप कल बोल रहे थे कि मेरी कफ की टेंडेंसी है लेकिन फिर भी बाल सफेद है। अब जब मेद धातु अच्छी नहीं है और मज्जा धातु में अगर इनमें आम बन रहा है, चाहे वो कफ वाला भी हो, तो उसके भी बाल है जो वो खराब होंगे, क्योंकि जब धातु ही अच्छी नहीं है तो धातुएं तो अपने आप विकृत हो जाएंगे। तो यहाँ पे अस्थि और मज्जा, इसकी अग्नि को ठीक करने के लिए, आम को हटाने के लिए यहाँ पे दिया जाता है जी गुलूचादी कसाई। इसको आयुर्वेद में अस्थि और मज्जा पाचक बोलते हैं, गुलूचादी कसाई को। इसके अंदर क्या क्या जड़ी बूटियां डली है, इसके अंदर डला है जी आंवला है, मुस्ता यानी कि नागरमुत्था है और गिलोय है। तो ये 3 जड़ी बूटियां इसके अंदर डली है, इसको गुलूचादी कसाई बोलते हैं। अब जब गुलूचादी कसाई देंगे तो वो क्या काम करेगा, वो हमारी अस्थि धातु और मज्जा धातु के आम को हटाएगा, इनकी अग्नि को अच्छा करेगा, आम को हटाएगा, यहाँ के विकारों को हटाएगा और इनका प्रसादन करेगा, यानी उच्च गुणवत्ता का बनाएगा।
तो इसे जैसे हड्डियों का टूटना, क्रैक हाँ जी। होना, पेन होना, हाँ जी। वो सब इसी की वजह से वो सब क्या है, जब आम बनेगा तो जैसे मज्जा है वो हड्डियों को चिकनाई देने का हाँ। काम कर रही है। जब आम बनेगा तो जो असली वाली चिकनाई बननी चाहिए वो नहीं बन रही है, बेकार बन रही है, तो उससे हड्डियां हैं जो उनमें जल्दी रोग आएंगे, जल्दी उनका विघटन होगा आम बनने के कारण। लेकिन आमतौर पर तो ये कहते हैं जो हड्डियां हैं, हड्डियों का कमजोर होना या हड्डियों में पेन होना, हाँ जी। वो कैल्शियम की कमी से होता है, हाँ जी। ये बोला जाता है हाँ इसमें ना। हाँ, तो हड्डियों में आयुर्वेद में भी क्या आता है कि भाई पहले इनको आम को हटाएंगे। अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो किसी महिला का जैसे यूट्रस है, उसके अंदर अगर व्याधि है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए जो दसमूलारिष्ट है वो दो तरह के काम करती है। वायु को अनुलोमन भी करती है और गर्भाशय को बल्य यानी ताकत देने का काम भी करती है। तो जो कुछ औषधियां होती है जैसे बल्य देने का काम करती है, यानी जो अपनी कैल्शियम है, आयुर्वेद में भी आता है, जैसे अस्थि पोषक वटी है, ये इस तरह कैल्शियम का फॉर्म दिया जाता है, तो वो इनको बल्य ताकत देने का काम करती है। जैसे दसमूलारिष्ट यूट्रस को ताकत दे रही है, तो शोधन के लिए अलग औषधियां हैं, जैसे हाँ बल के लिए अलग औषधियां हैं, तो ये काम करेगी कैल्शियम बल देने का। लेकिन ये तो अभी जैसे न्यूली बोर्न बच्चा होता है, हाँ जब जी। चलने लगता है हाँ तो भी जी। हो जाता है उसको ये चीजें, क्या हो जाता है जिसको? उसको हड्डियों में पेन होना या क्रैक होना। हाँ तो एलोपैथी में तो उसको कुछ और बोलते हैं। हाँ, तो इसमें जो न्यूली बोर्न बेबी है उसमें क्या किया जाता है जी, उस तरह के बच्चे को आरंभ से ही अगर माँ का दूध दिया जाए और उसकी रूटीन में मालिश की जाए तो उसको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। होता क्या है कि आजकल जो शहरों में एक ट्रेंड है कि शहरों में जो डिलीवरी होती है, एक तो उसके बाद डॉक्टर है जो वो पाउडर का दूध प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ। अब जब आपको दूध से ही प्रोटीन नहीं मिल रहा है, दूध से ही कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो बाहर फिर तो वो वीक होगी। तो उनका कारण है जो ये है। तो इस तरह से हमने अभी पढ़ा है कि भाई हमारे पेट की अग्नि तो अच्छी है, लेकिन फिर धातुओं की अग्नि जब अच्छी नहीं है तो फिर उस धातु से रिलेटेड जो हमारी समस्याएं हैं वो होगी। ठीक है, अब आखिरी आ गया जो शुक्र धातु है। शुक्र धातु के लिए जैसे कोई कसाई है जो वो नहीं बनाया गया है, जो ये कसाई है ये 5 तरह की है। शुक्र धातु के लिए फिर आयुर्वेद में एक वाजीकर अध्याय आता है। वाजीकर अध्याय आता है, वो अध्याय में क्या बताया गया है कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनसे सूखे हुए शुक्र को अच्छा किया जा सकता है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनसे कम शुक्राणुओं को बढ़ाया जा सकता है। यानी वो अध्याय ऐसा है कि जो जिन व्यक्तियों के अंदर शुक्राणु अच्छे नहीं है, शुक्र धातु अच्छी नहीं है, तो उनकी शुक्र धातु को अच्छा बना के और संतान पैदा करने के लायक बनाए, उसलिए वो अध्याय है। उसके लिए क्या फिर ये जो 6 धातु है उनको ही ठीक करना पड़ेगा? हाँ, पहले उन धातुओं को अच्छा करना पड़ेगा और फिर जो वाजीकर अध्याय है उसमें से हमने शुक्र धातु के लिए चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो जो ये 6 धातु है अगर उनमें से एक में भी विकृति आ गई, हाँ जी, तो शुक्र को इफेक्ट करेगी वो ज्यादा। एक में भी विकृति आ गई है तो वो अपने से अगली धातु को इफेक्ट करेगी। तो मैं मान लो रक्त में ही आ गई है तो मांस को इफेक्ट कर देगी, फिर उससे अगली धातु अच्छी बनेगी ही नहीं। यानी जिस धातु में भी विकृति आएगी वो अपने से अगले वाली सभी धातुओं को इफेक्ट डालेगी। तो धातुओं का क्षय होगा, वो तब होगा जब जठराग्नि की ताकत अच्छी नहीं है, तो इनको अच्छा वो नहीं मिल रहा है, पोषण। हाँ, और धातु में वृद्धि तब होगी जब इनकी खुद की अपनी अग्नि अच्छी नहीं है। तो जो हमारा स्वास्थ्य का पैरामीटर है वो केवल इतना नहीं है कि हमें भूख लगे और हम डाइजेस्ट हो जाए और अच्छे से पेट साफ होता रहे, केवल वो स्वास्थ्य का पैरामीटर नहीं है। क्योंकि जिन व्यक्तियों को इस तरह का पैरामीटर जो लेके चलते हैं, जिनको भूख अच्छे से लग रही है, पेट साफ भी हो रहा है, उसके बावजूद भी समस्याएं हैं। तो जो स्वास्थ्य का पैरामीटर आयुर्वेद में बताया गया है वो बताया गया है कि हमारे 500 महाभूतों की स्थिति अच्छी हो, जिसमें पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल आ गए हैं, और हमारी 7 धातुएं अच्छी हो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आ गई, और हमारे जो तीनों मल हैं वो अच्छे हो, और हमारा इससे भी आगे आयुर्वेद बोलता है कि आत्मा है और मन है वो सब प्रसन्न हो, तब हम स्वास्थ्य की कैटेगरी में आते हैं। तो वाजीकर अध्याय में जैसे शुक्र के बारे में है तो वहां पे इस तरह से बताया गया है। आयुर्वेद में किसी भी बड़ी बीमारी, खासकर शुक्र को ठीक करने के लिए, तो आयुर्वेद क्या कहता है कि भाई पहले अपने शरीर की शुद्धि करो, पंचकर्म करो, शुद्धि करो। शुद्धि करने के बाद ही वाजीकर जो औषधियां हैं उनको खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इन औषधियों को अगर डायरेक्ट खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो गैस और कब्ज अगर पहले से है तो उसको बढ़ा देती है, और वह नहीं है तो उसको पैदा भी कर देती है। लेकिन जब शोधन चिकित्सा कर दी जाती है
मान लो हमने एक सफेद शर्ट पहनी है, उसको अगर 3 दिन पहनने के बाद हम कलर देंगे तो कैसा आएगा जी? अगर उसको अच्छे से साफ करके कलर देंगे तो बढ़िया आएगा। तो हो जाएगा मतलब उसमें। बिल्कुल जी। तो आयुर्वेद में जो वाजिकर अध्याय है उसमें शुक्र को जो अच्छे करने की जितनी भी चिकित्साएं हैं उसके लिए सबसे पहले शोधन चिकित्सा है, पंचकर्म है, और फिर शुक्र की चिकित्सा करी जाती है। तो आपका कोई सवाल? आशा है आप सभी को आयुर्वेद का ये बहुमूल्य ज्ञान पसंद आया होगा, जिसमें ये बताया गया है कि आपकी भूख अच्छी होते हुए भी, पेट साफ होते हुए भी, उसके बाद भी शरीर में बड़ी बीमारियां किस तरह से बनती है। इसके बाद आपका जो स्वास्थ्य का पैरामीटर है वो बदल जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप अगर भविष्य में आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं या हमारे टीम से जुड़ना चाहती हैं, या भविष्य में आप अपने शहर में, जैसे आजकल हर गांव शहर में एक केमिस्ट की दुकान मिल जाती है, तो इस तरह से आप आयुर्वेद की कोई फार्मेसी अपने गांव शहर में खोलना चाहते हैं और भविष्य में आयुर्वेद में काम करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9050186270। नमस्कार।